हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हम स्नोर से 2020 के पेपर की आंसर की के बारे में। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आपको कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने, साथ में जो रेशनल आपको बताया जा रहा है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 5-10 क्वेश्चंस आपको रिपीट मिल सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। तो आपको जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा आप तैयारी कीजिए। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी श्योर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ हो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आपको टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। वहाँ पे आपको ग्रुप और चैनल दोनों मिलेंगे, दोनों को ही आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप में डेली 9 बजे टेस्ट सीरीज होती है, यानी कि टेस्ट होता है, उसका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, लीस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विस फॉर वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन से टाइप का पेल्विस लीस्ट टाइप होता है, यानी कि यहाँ से वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो उसको आपको करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे प्लेटिप्लोइड पेल्विस। जो प्लेटिप्लोइड पेल्विस होता है वो लीस्ट फेवरेबल टाइप होता है, यानी कि बहुत कम चांसेज होते हैं, ना के बराबर 1% बोल सकते हैं आप कि यहाँ से वेजाइनल डिलीवरी हो इस टाइप के पेल्विस से। आगे देखिए यहाँ पे रेशनल दे रखा है, चारों टाइप के जो पेल्विस है उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन आप कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक है। पहला देखिए गायनेकोइड पेल्विस। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल एंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द टिपिकल फीमेल पेल्विस, यानी कि मोस्ट कॉमन टाइप जो पेल्विस है ये फीमेल पेल्विस, यानी कि आप फीमेल पेल्विस बोल सकते हैं गायनेकोइड पेल्विस को। इट्स ओवरऑल शेप इन राउंड सेलो एंड ओपन, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल राउंड होती है। द गायनेकोइड पेल्विस इज थॉट टू बी द मोस्ट फेवरेबल पेल्विस टाइप ऑफ द वेजाइनल बर्थ, यानी कि जो वेजाइनल डिलीवरी होती है उसके लिए मोस्ट कॉमन जो पेल्विस होता है या फिर मोस्टली जो पेल्विस होता है वो कौन सा होता है, गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस से इजीली वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। आगे देखिए एंड्रॉइड पेल्विस, इसको मेल पेल्विस भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। दिस टाइप ऑफ पेल्विस बियर्स मोर रिजेम्बलनेस टू द मेल पेल्विस, यानी कि ये मेल पेल्विस जो होता है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है, इसीलिए इसको मेल पेल्विस भी कहा जाता है। इट्स द नेरोर देन द गायनेकोइड पेल्विस एंड इट्स शेप मोर लाइक ए हार्ट और ए वेज, यानी कि हार्ट या फिर वेज शेप में ये होता है, और ये बहुत ज़्यादा नेरो होता है गायनेकोइड पेल्विस से, यानी कि बहुत ज़्यादा सकड़ा होता है। यानी कि इस प्रकार से जैसे ये है गायनेकोइड पेल्विस, तो ये जो एंड्रॉइड होगा वो बहुत ज़्यादा नेरो होगा, यानी कि बिल्कुल पतला भी होगा और छोटा भी होगा। आगे देखिए एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एन एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज नैरो एंड डीप, ये नैरो भी होता है और डीप भी होता है। कौन सा, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इट्स शेप इज सिमिलर टू एन अपराइट एग और ओवल, यानी इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल ओवल शेप सी होती है, अपराइट एग की शेप सी होती है। नेक्स्ट प्लेटिप्लोइड। द प्लेटिप्लोइड पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट पेल्विस। ध्यान रखिएगा प्लेटिप्लोइड पेल्विस को फ्लैट पेल्विस भी कहा जाता है। दिस इज द लीस्ट कॉमन टाइप, यानी कि ये अभी आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो यही तो पूछा गया था कि लीस्ट कॉमन टाइप पेल्विस कौन सा होता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो आपको आंसर में करना है प्लेटिप्लोइड। अगर आपको पूछे कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस, तो फिर आपको आंसर करना है गायनेकोइड पेल्विस। इट्स वाइड बट सेलो एंड इट रिजेंबल एन एग एंड ओवल लाइंग ऑन इट्स साइड, यानी कि सेलो तो होता है लेकिन ये एग एंड ओवल टाइप का ही ये जो प्लेटिप्लोइड जो पेल्विस है वो इस प्रकार का ही होता है। यानी कि रिजेंबलनेस, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि एग के समान या फिर ओवल जो होता है, यानी कि बिल्कुल गोलाकार आकृति में से इसी प्रकार से कुछ मतलब इनसे मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर मॉनिटर, यानी कि सीपीपी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बार भी पूछा जा सकता है सीपीपी को लेकर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सीपीपी आपको मॉनिटर करना था, आपको फाइंडिंग दी गई थी। फाइंडिंग कैसी है, ब्लड प्रेशर आपको दे रखा है 90/60 एंड आईसीपी यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपको दे रखा था 18 mm ऑफ एचजी। तो फिर आपको आंसर में क्या लाना था, सीपीपी यानी कि सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर आपको बताना था। दोस्तों कैसे निकालते हैं सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे रखा है कि 52 mm ऑफ एचजी
यहाँ पे CPP होगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी तो है नहीं और CPP पूछा ही पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, CPP निकालने से पहले आपको MABP यानी कि मेन आर्टेरियल प्रेशर, MAP यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं MAP, मेन आर्टेरियल प्रेशर, ये आपको निकालना होगा। तो मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला होता है SBP प्लस 2 DBP/3, यानी SBP का मतलब हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DBP यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखिए कैसे आपको निकालना है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आपको पहले MAP निकालना है, जैसे आप MAP निकाल लेंगे उससे फिर ICP को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, CPP। तो देखिए MAP निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, SBP प्लस 2 इंटू DBP/3, यानी इस प्रकार से आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 90/60, तो जो सिस्टोलिक है वो कितनी होगी 90 और डायस्टोलिक कितनी होगी 60, तो ये होगी S, ये होगी D। अब देखिए यहाँ पे 90 प्लस 2 इंटू 60/3, यानी जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। फिर आप इसको जब काउंट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 70। जब इनको इंटू करके प्लस करके आप जब डिवाइड करेंगे तो 70 आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि CPP निकालने के लिए आपको पहले MAP निकालना पड़ेगा। MAP को जब ICP से आप माइनस करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी CPP, यानी कि सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए MAP आपके सामने आ गया 70। अब 70 को आप घटा दीजिए, यानी कि जो ICP है उससे आपको घटाना है, या फिर MAP माइनस ICP, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो MAP या तो आपको पहले ही निकालना पड़ेगा, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर आप जैसे ही घटाएंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 52 mmHg। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो CPP निकालने का ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले को याद कीजिए। और यहाँ पे CPP किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको मैंने अच्छे से समझा ही दिया है दोस्तों। फिर भी कोई अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए UVF ऑफ ECG आर सीन इन, यानी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको बिल्कुल वन लाइनर दिख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, यानी कि 4-5 लाइन के होते हैं। वैसे क्वेश्चंस बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस बना के आपको बता भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उन लाइनों का कहने का मतलब वो यही होता है। ओके, वहाँ पे आपको पूछा गया था कि यू वेव जो ECG है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में यू वेव ECG के अंदर सीन होती है, यानी कि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अनकॉन्शियस पेशेंट ऑफ हाइपोक्सिया कंडीशन आर इंडिकेट, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसमें आपको असेस करना है हाइपोक्सिया की कंडीशन, यानी उस पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है। अब आप कैसे असेस करेंगे या कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है, क्योंकि पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस। ध्यान रखना, अनकॉन्शियस पेशेंट और कॉन्शियस पेशेंट दोनों में अलग अलग पता चलता है। अगर कॉन्शियस पेशेंट है और उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है तो उसमें क्या मतलब पता चलेगा, किससे पता चलेगा, तो फिर वहाँ पे आपको आंसर करना होगा रेस्टलेसनेस। क्या करेंगे आप, करेक्ट आंसर रेस्टलेसनेस। अगर कॉन्शियस है तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अनकॉन्शियस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और यहाँ पे गलत आंसर करके आ जाते हैं, पूछते हैं अनकॉन्शियस का और करके आ जाते हैं कॉन्शियस का। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तो रेस्टलेसनेस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। आपको जो पता चलेगा वो किससे पता चलेगा, साइनोसिस से। अब देखिए साइनोसिस होता क्या है, साइनोसिस इज द ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसको आप देख के पता लगा सकते हैं पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस है। तो पेशेंट तो आपको बताएगा नहीं कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ है या फिर दिक्कत हो रही है, तो आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा। तो साइनोसिस का मतलब होता है कि जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, फिर पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है, क्योंकि स्किन का कलर जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट में हाइपोक्सिया कंडीशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेल पॉलिश इज रिमूव बिफोर द सर्जरी ऑफ पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। देखिए जो नेल पॉलिश है वो सर्जरी से पहले रिमूव करते हैं, क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है, ये आपको पूछा गया था। ऑप्शंस ऐसे ही आपको दिए गए थे, यानी कि हो सकता है ऑप्शंस तो कैसे भी मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो तो यही करना था कि चेक द साइनोसिस, टू चेक द साइनोसिस। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यानी कि जो
साइनोसिस है उसको चेक करने के लिए, या फिर आप एक प्रकार से बोल सकते हैं जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको लगा के जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए नेल पॉलिश को हटाया जाता है। देखिए यहाँ पे पर्पज आगे दे रखा है, इजीली मॉनिटर द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन पल्स ऑक्सीमीटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिया गया था वो यही दिया गया था कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको लगा के ऑक्सीजन सैचुरेशन को इजीली मॉनिटर करना, इसलिए नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है सर्जरी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन विद इन, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है यानी कि जो ईसीपी है उनको कितने समय के अंदर अंदर लेनी होती है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शंस आप देखते रहना वहाँ पे जो भी मिले आपको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 72 हावर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क बेस्ट व्हेन टेकन विद इन 72 हावर्स और 3 days आफ्टर इंटरकोर्स। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको दिया जाता है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया जाता है 24 हावर्स, 3 day, 48 हावर्स, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप यहाँ पे 48 हावर्स करके आता है, कोई 24 हावर्स करके आता है, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना, दिन में आपको पूछे तो आपको करेक्ट आंसर करना है 3 day, और अगर आपको घंटों में पूछे तो आपको आंसर में करना है 72 हावर्स। तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो कितने मतलब जो बेस्ट वर्क करती है वो कितने घंटे पर करती है, 72 हावर्स या फिर 3 day के अंदर अंदर अगर आप लेते हैं तो इनका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ से आपको लेंथी ही मिलेंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर वैसे क्वेश्चंस डाले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका भी टाइम खराब होगा, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो इतना ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज कलर यूरिन, जो यूरिन है वो रेड ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगा अगर कोई पेशेंट रिफाम्पिसिन खा रहा है तो उसको पहले ही बता देना है। कुछ साइड इफेक्ट और देख लेते हैं, क्या पता है इनमें से और कभी यानी इस एग्जाम में पूछ ले। तो अपसेट स्टोमक, जो स्टोमक है वो अपसेट होगा, हार्ट बर्न होगा, नोजिया, मेंस्ट्रुअल चेंजेस होंगे और हेडेक जैसी कंडीशंस भी डेवलप होगी रिफाम्पिसिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्टाइल एग्नोसिया विच लॉब इज अफेक्टेड। अगर टेक्टाइल एग्नोसिया किसी पर्सन को हुआ है तो कौन सी लॉब अफेक्ट होगी, ये आपको पूछा गया था। यहाँ पे आपको आंसर करना था पैराइटल लॉब। पैराइटल लॉब है वो अफेक्ट होगी टेक्टाइल एग्नोसिया के अंदर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लीजन्स इन द पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन आर कॉमनली द कॉज ऑफ टेक्टाइल एग्नोसिया। जो पैराइटल लोब है उसके अंदर लीजन बन जाना ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है टेक्टाइल एग्नोसिया का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पैराइटल लोब प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट, while the occipital lobe is primarily responsible for vision, the temporal lobe process memories, integrating them with sensation of taste, sound, sight and touch। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो भी लोब है उनके फंक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए जो पैराइटल लोब है वो किसकी इन्फॉर्मेशन देती है, देखिए किन कौन कौन सी मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दी, टेम्परेचर, टेस्ट, टच, मूवमेंट, ये जो काम होते हैं ये पैराइटल लोब के थ्रू होते हैं। अब देखिए ऑक्सीपिटल लोब का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, विजन, देखने का। ऑक्सीपिटल लोब से यानी जो ऑक्सीपिटल लोब है उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, विजन, देखना। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो होती है उसका जो काम होता है वो क्या होता है, मेमोरीज, इंटीग्रेटिंग द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, साउंड, साइट और टच। इनका जो फंक्शन होता है वो कौन सी लोब करती है, टेम्पोरल। अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, आपको कुछ भी पूछे यानी कि कोई भी बीमारी का नाम आपको दे और पूछे कौन सी लोब अफेक्ट हुई है, अगर आपको मेमोरीज के बारे में बात करें कि मेमोरीज किसी पर्सन की खराब हुई है तो कौन सी लोब अफेक्ट हुई है, तो आपको फिर आंसर करना होगा टेम्पोरल लोब। अगर आपको बीमारी दे आंख की यानी कि आई डिजीज कंडीशन आपको दे और बोले कि कौन सी लोब अफेक्ट होने की वजह से ये डिजीज कंडीशन अराइज हुई है, तो फिर आपको आंसर करना होगा ऑक्सीपिटल लोब। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो भी यहाँ पे फंक्शंस दिए गए ये आपको याद करने ही करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्टाइल एग्नोसिया होता क्या है ये भी आप जान लीजिए। टेक्टाइल एग्नोसिया इज द इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स थ्रू पाल्पेशन इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री सेंसरी डेफिसिट सच एज एलोग्नोसिया, यानी कि इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस फीचर्स एंड एमोरफोग्नोसिया, यानी कि फेल्योर टू रिकॉग्नाइज शेप हैप्टिकली।
कहने का मतलब ये है कि जो टेक्टाइल एग्नोजिया है इसके अंदर टेक्टाइल होता है, एक एग्नोजिया, दो टर्म यहाँ पे छिपी है। इनका कहने का मतलब ये है कि टेक्टाइल एग्नोजिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने की इनेबिलिटी, यानी कि पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन है जिसको टेक्टाइल एग्नोजिया हुआ है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान सकता है। ना तो वो पहचानेगा, ना उसको टच से पता चलेगा कि ये क्या है। मतलब कोई पर्सन है जिसको आप कुछ भी खिला दीजिए उसको पता ही नहीं चल रहा है, टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो कंडीशंस है वो टेक्टाइल एग्नोजिया के अंदर होता है। इसमें दो टर्म और दी गई है, देखिए आइलोग्नोजिया, इनका मतलब होता है इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस फीचर्स। कोई भी सब्सटेंस फीचर है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा पेशेंट। कोई भी पेशेंट है जो अगर सब्सटेंस फीचर है, यानी कि आप उसको कुछ भी दे रहे हैं, मतलब लोहे का पत्थर मतलब लोहे का कुछ भी आप पार्ट दे रहे हैं और एक पत्थर दे रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा पत्थर है कौन सा लोहा है। मतलब कोई सा भी सब्सटेंस, मतलब कुछ भी हो, आप एग्जांपल दे लीजिए, मतलब सब्सटेंस जो है वो आप दे रहे हैं उसको पता नहीं चल पा रहा है, तो वो जो टाइम वो क्या कहलाते हैं, आइलोग्नोजिया, ध्यान रखिएगा। और एमोरफोग्नोजिया का मतलब होता है फेल्योर टू रिकॉग्नाइज सैप हैप्टिकली। हाथ लगा के पेशेंट या पर्सन नहीं बता सकता है कि ये क्या है, उसको पता होता है कि ये चीज़ यही है, लेकिन वो बता नहीं सकता है हाथ लगाने के बाद कि ये है क्या। ओके, तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है एमोरफोग्नोजिया। दोस्तों ध्यान रखना है दोनों टर्म का। नेक्स्ट लिग्नोकैन साइड इफेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि लिग्नोकैन के साइड इफेक्ट्स आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से एक आपको चूज करना था जो नहीं था इसका साइड इफेक्ट, और वो क्या था, सीजर। देखिए सीजर का मतलब होता है ए सीजर इज ए burst of uncontrolled electrical activity between the brain cells, also called neuron and nerve cells, that cause temporary abnormalities in muscle tone or movements, stiffness, twitching and limpness, बिहेवियर्स, सेंसेशन और टेस्ट स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। कहने का मतलब ये है कि सीजर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जनरेट होना। कहाँ पे, ब्रेन सेल्स के अंदर। कौन सी है ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स आप बोल सकते हैं, नर्व सेल्स आप बोल सकते हैं, उनके अंदर अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजर्स। इसमें होता क्या है, ये कोज क्या करता है, टेम्परेली एबनॉर्मलिटीज कोज करती है, जैसे मसल टोन है, मूवमेंट है, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। पेशेंट में जब सीजर आते हैं, आपने देखे होंगे सीजर वाले पेशेंट को, वो इधर उधर मतलब घूमने मतलब नीचे भी गिर जाते हैं जब उनको बेड पे सुलाते हैं। उनको जब सीजर्स आते हैं तो वो नीचे भी गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं उनके अंदर, आपने देखे भी होंगे। यहाँ पे मतलब स्टिफनेस, ट्विचिंग, लिम्पनेस, इस प्रकार के जो मूवमेंट्स है वो उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बिहेवियर, सेंसेशन और स्टेट ऑफ अवेयरनेस है ये भी चेंज हो जाती है कब, जब पर्सन को सीजर्स आ रहे होते हैं। तो सीजर्स के पेशेंट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जब आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगे, जब आप एम्स में सेलेक्ट हो जाओ तो वहाँ पे आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाँ इसी के कुछ साइड इफेक्ट और देख लीजिए। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकैन लिडोकैन सॉरी लिडोकैन इंक्लूड लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन ये कोज करती है, स्वेलिंग होगी यानी कि एडिमा, रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाएगा वहाँ पर रेडनेस भी देखने को मिलेगी, स्मॉल रेड एंड पर्पल स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर कुछ से पर्पल स्पॉट या फिर स्मॉल रेड स्पॉट्स भी देखने को मिलेंगे, स्किन इरिटेशन भी होगी, और साथ में कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस भी लिडोकैन की वजह से साइड इफेक्ट्स इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्न एक्सपोज्ड इन विच टाइप ऑफ या फिर इन विच स्टेज ऑफ बेड सोर, जो बेड सोर है उसके कौन सी स्टेज के अंदर बॉर्न जो है वो एक्सपोज हो जाती है, बॉर्न इजीली दिखाई देती है, तो ये किस स्टेज का है, ये आपको पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर करना था स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ बेड सोर इज वेरी डीप एंड मसल और बोन में बी बिकम एक्सपोज्ड कॉजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, यानी कि जो स्टेज फोर्थ होती है उसके अंदर जो डीप मसल्स है, बोन्स है, वो इजीली दिखाई देती है, और ये जो फोर्थ स्टेज की जो बेड सोर होती है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई पर्सन को बेड सोर हो रखा है फोर्थ स्टेज का, तो उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेज होते हैं, मतलब सीरियस इन्फेक्शन होने के भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निडल स्टिक इंजरी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि निडल स्टिक इंजरी किसी पर्सन को हुई है, और उसमें मतलब किसी जो भी नर्स एक पर्सन की केयर करी और वहाँ पे निडल स्टिक इंजरी हुई है, तो इसके लिए कौन से इंटरवेंशन सही है, एक को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था कंप्लीट द प्रोसीजर। अगर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो वहाँ पे आपको सब काम करने होते हैं, जैसे कि आपको मतलब उस
प्रोसीजर को आपको अनकम्प्लीट करना है, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देना है। जो भी जहाँ पर भी नीडल स्टिक इंजरी हुई है वहाँ से आपको वॉश करना है, और जो पेशेंट है उसमें जो प्रोसीजर चल रहा है उसको वहीं पे स्टॉप करना है, यानी कि जो प्रोसीजर चल रहा है उसको कंप्लीट नहीं करना है। अगर नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो आपको ये यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। वैसे आपको ऑप्शंस देके और आगे जब एग्ज़ाम होगा, मतलब नेक्स्ट जो नोट सेट होगा, उस टाइम आपको हर एक चीज़ के अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबीज हेड इज ऑन स्टेशन 4+ या +4, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। कहने का मतलब ये है कि बेबी का जो हेड है वो +4 यानी जो स्टेशन है वहाँ पर है। अब आप एज ए नर्स वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था प्रिपेयर द फीमेल फॉर डिलीवरी। जो फीमेल है जिसके अंदर जो बेबी है उसका जो हेड है वो +4 स्टेशन पे है, तो वहाँ पे उस नर्स का काम ये होता है कि उस महिला को जल्दी से जल्दी तैयार करे डिलीवरी के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा जो जीरो होता है, आपने जैसे ये पेल्विस है, जिसमें आपको बता देता हूँ, ये यूँ समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से मतलब पेल्विस है, यहाँ पे वो लगी हुई है स्पाइनल कॉर्ड, इस टाइप से मतलब पेल्विस है। यहाँ पे जो स्टेशंस बने होते हैं उनमें एक होता है स्चेल स्पाइन पे जो होता है जीरो। यहाँ पे जैसे जैसे नंबरिंग जो है वो नीचे आएगी वो प्लस में होगी, जैसे +1 +2 +3 या फिर +4 +3 +2 +1, इस प्रकार से यहाँ पे -1 -2 इस प्रकार से नंबरिंग होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जो जीरो स्टेशन है वो होता है स्चेल स्पाइन के ऊपर, यानी कि बेबी हेड इज नोन टू द इंगेज्ड और अलाइंड विद द स्चेल स्पाइन। जो स्चेल स्पाइन है वहाँ पे बेबी का हेड इंगेज हो चुका है। कब, जब जो बेबी का हेड है वो कहाँ पे होगा, जीरो स्टेशन पे, यानी जो माइनस मार्किंग है -4 -3 -2 यानी -1 और जीरो, यहाँ पे जब बेबी का हेड आ जाता है तो ये होता है इंगेज, यानी इंगेजमेंट यहाँ पे बेबी का हो चुका है, यानी कि स्चेल स्पाइन की जो लेवल है वहाँ तक बेबी का हेड आ चुका है। अब देखिए +1 to +5 जो स्टेशन होता है वो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो बेबी के डिसेंडिंग बियॉन्ड होते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, डिसेंडिंग। तो ओके, नेक्स्ट है स्चिल स्पाइन से मतलब जस्ट नीचे की तरफ होती हैं वो पॉजिटिव होती है। और ड्यूरिंग बर्थ द बेबी इज एट द +4 एंड +5, जब डिलीवरी होती है बेबी की तो +4 एंड +5 स्टेशन पे ही होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो मार्किंग होती है असेंडिंग वो कैसी होती है, नेगेटिव में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिजीज कंडीशन इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, यानी कि ये तो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा है, वहाँ पे थोड़े आपको लेंथ ही पूछे जाएंगे। ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन नहीं है, बाकी सभी है, तो वहाँ पे आपको आंसर करना था टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस वो क्या है, कंजेनाइटल या फिर ऑटोनॉमिक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। देखिए कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटस, एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी, मल्टीपस स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, जीबीएस गुलेनबार सिंड्रोम एंड सोरियासिस। ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए, तो आपको ध्यान रखना है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वो ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन नहीं है, बाकी जो टाइप 1 है वो क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्लोसिपिबोमा, यानी गोसिपिबोमा को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपने ये अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में पहली बार सुना होगा, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली गोसिपिबोमा का नाम सुना होगा। देखिए गोसिपिबोमा होता क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको टॉक्सिलोमा के नाम से भी जाना जाता है। गोसिपिबोमा जिसको टैक्सिलोमा के नाम से भी जाना जाता है, और मोर ब्रॉडली रिटेन फॉरेन ऑब्जेक्ट, RFO शॉर्ट फॉर्म में जिसको कहा जाता है, ये भी इसको कहा जाता है, इज द टेक्निकल time to the surgical complications resulting from foreign materials such as surgical sponge accidentally left inside the patient body। कहने का मतलब ये है गोसिपिबोमा या फिर टैक्सिलोमा या फिर RFO, इनका तीनों का मतलब है एक ही है कि कोई भी सर्जन है जो सर्जरी कर रहा है और उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया किसी भी कारणवश उस पेशेंट की जिसकी सर्जरी हो रही थी उसकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस यानी कि जैसे कि सर्जिकल स्पंज वगैरह है वो उस पेशेंट की बॉडी के अंदर ही रह गई, तो ये जो टाइम होती है वो क्या कहलाती है, गॉसिपिबोमा, जिसको टॉक्सिलोमा भी कहा जाता है और RFO यानी कि रिटेन फॉरेन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड स्टेटमेंट आर टू एक्सेप्ट, यानी कि कोविड को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे और उनमें से आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बताना था जो गलत था। बाकी 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही थे, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही थे। ये वहाँ पे आपको आंसर करना था इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ HIV एंड हिपेटाइटिस। ये HIV या हिपेटाइटिस की फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ टेंसिलिन टेस्ट एंड एंडोर्फिन टेस्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन 4 लाइन का पूछा गया था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि एक पेशेंट है, उसका नाम आपको दे रखा था और उसमें ये ऐसी कंडीशंस हो रखी है, उसको ये जो एंडोर्फिन टेस्ट है, टेंसिलिन टेस्ट है, इसके लिए एंडोर्फिन जो ड्रग है वो दी जा रही, इसकी वजह से ये साइड इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मतलब 4-5 लाइन का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था एट्रोपाइन सल्फेट। जो एट्रोपाइन सल्फेट है वो एंटीडोट होती है किसकी, एंडोफोनियम ड्रग की। देखिए टेंसिलिन टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड द एंडोफोनियम टेस्ट is a pharmacological test used for the diagnosis of certain neural disease especially in myasthenia gravis। यानी जो टेंसिलिन टेस्ट है वो न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज कंडीशंस जो होती है उनके अंदर मेनली इसको यूज़ लिया जाता है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस MG, माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें टेंसिलिन टेस्ट किया जाता है। उसके लिए इसमें एंड्रोफोनियम जो ड्रग है वो यूज़ ली जाती है, इसको एंड्रोफोनियम टेस्ट भी इसीलिए कहा जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड to distinguish the myasthenic crisis for cholinergic crisis in individuals undergoing treatment or for myasthenia gravis। माइस्थेनिया ग्रेविस का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस दौरान माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस को डायग्नोस करने के लिए भी टेंसिलिन टेस्ट यूज किया जाता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसकी वजह से होते हैं, यानी कि एंडोफोनियम ड्रग की वजह से नोजिया होगा, अपसेट स्टोमक होगा, ब्लड विजन होगा, स्वेटिंग होगी, इंक्रीज सैलाइवा होगा, मतलब जो सैलाइवा का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, डिजीनेस, फाइंटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ट्विचिंग एंड रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल ब्लिंकिंग। तो इस प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग की वजह से आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस टेस्ट की वजह से इस प्रकार के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर वो आपको पूछा गया था कि कहाँ है, तो आपको आंसर करना था जिनेवा स्विट्जरलैंड। आप सभी को पता भी होगा 1948 में बना था, ये भी आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन विच टाइप ऑफ बैग। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको किस टाइप के बैग के अंदर डिस्कार्ड किए जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शंस आप देखते रहना, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लैक बैग, येलो बैग, ब्लू बैग, है ना, इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है येलो बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सरसाइज आर यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज हेल्पफुल रहेंगी या फिर यूजफुल रहेगी उस मदर के लिए, उस वुमन के लिए। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, बाईसाइकिलिंग, स्विमिंग, डाइंग, रनिंग। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, स्विमिंग। यहाँ पे आपको स्विमिंग करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 फ्रेंच नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लेंथ इज। देखिए जो 18 फ्रेंच की जो एनजी ट्यूब आती है उसकी लेंथ आपको पूछी गई थी, यहाँ पे आपको आंसर करना था 45 to 50 सेंटीमीटर, जो मेनली एडल्ट्स के अंदर यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेरिएबल कंट्रोल बाय रिसर्चर, यानी कौन सा वो वेरिएबल है। क्वेश्चन तो बहुत लेंथी था लेकिन आप समझ लीजिए कौन सा वो वेरिएबल है जिसको रिसर्चर कंट्रोल करता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट BMI एक्सेप्ट। बॉडी मास इंडेक्स को लेकर वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जो जिनमें से 3 सही थे और एक गलत था, इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेप्ट, लास्ट में एक्सेप्ट आपको दिया गया था। वहाँ पे फॉर्मूले 2 दिए गए थे, BMI के 2 फॉर्मूले आपको दिए गए थे, एक गलत था एक सही था। देखिए वेट इन kg बाई हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर, तब आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। इसलिए एक फॉर्मूला आपको गलत दिया गया था, एक सही दिया गया था, ये आपको चूज करना था। तो ध्यान रखना BMI से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BMI का फॉर्मूला मीटर में होता है, ये आप सभी को बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, यानी कि
आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था कि जो भी मतलब एक महिला है जिसकी अभी भी डिलीवरी हुई है और बेबी में जो कॉर्ड क्लैंपिंग है वो डिले की जा रही है, तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये आपको पूछा गया था। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कंप्लीटली एम्प्टिंग द कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, इसलिए डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग अलाउज द ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू कंटिन्यू बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बेबी इवन आफ्टर दे आर बॉर्न। यानी कि जन्म के बाद बच्चे की जो कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है वो डिले इसलिए की जाती है ताकि जो प्लेसेंटा वगैरह है वो उसके अंदर जो भी ब्लड है वो कंटिन्यूसली बेबी को मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट कम इन द हॉस्पिटल एंड टेल द कंप्लेंट केमिकल आई इंजरी विच ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देखिए एक पेशेंट है वो आपके पास है जिसकी कंप्लेन है केमिकल आई इंजरी, यानी कि उसकी आंख में कोई केमिकल गिर गया है जिसकी वजह से आंख जल गई है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया था कि नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बाकी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, चारों में से 3 सही थे, एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था और वो कौन सा था, एडमिनिस्टर मेडिकेशन। आप डॉक्टर नहीं है, आप नर्स है, तो आप नर्स की तरह जितने भी काम होते हैं एज ए नर्स वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि वॉश करना आँख को, आँख के अंदर जो भी केमिकल इंजरी हुई है उसके बारे में आपको जो भी मतलब पेशेंट आ रहा है उससे पूछना है कि किस केमिकल की वजह से हुआ, क्या हुआ है, उसको वॉश करना है। ये मतलब जो आप एज ए नर्स काम करते हैं वो तो आपको करना है, लेकिन मेडिकेशन आपको एडमिनिस्टर नहीं करनी है। अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो उसके बाद ही आपको करना है। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं होता है, ये मेडिकल मैनेजमेंट होता है, डॉक्टर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट डाउन सिंड्रोम, कौन सी वो लेबोरेटरी वैल्यू है जो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि जो एसीजी और एएफपी है यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन और जो ह्यूमन कोऑर्डिनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उनके लेवल इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, या एसीजी इंक्रीज और एएफपी डिक्रीज होगा, या एसीजी डिक्रीज या फिर एएफपी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, एचसीजी का लेवल बढ़ जाएगा। डाउन सिंड्रोम अगर किसी पर्सन को है तो कैसे पता चलेगा, नहीं किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, उसकी जो लेबोरेटरी वैल्यूज़ है उनमें एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और एएफपी का लेवल घटा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन रोल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी पर्सन को हो रखा है और उसमें उसको मतलब जो एमओ है यानी कि मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर है उसने एस्पिरिन जो है वो प्रिस्क्राइब की है। अब आपको ये पूछा गया था कि एज ए नर्स आप क्या बताएंगे उसको कि ये जो एस्पिरिन आप ले रहे हैं उससे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था जॉइंट पेन, जॉइंट पेन आपका ठीक करने के लिए ये एस्पिरिन आपको दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिप्लेस ड्यूरिंग वेंट्रिकल पेरिटोनियल संट, यानी कि वीपी संट, जो वीपी संट है उसके सिम्टम्स आपको पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था, ऑप्शंस देखते रहना, बल्जिंग फॉन्टेनल आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। यानी किसी बच्चे को वीपी संट लगा हुआ है तो अगर आपको वहाँ पे साइन सिम्टम पूछे तो सबसे ज़्यादा तो क्राई करेगा, ये तो आप सभी को पता होगा। बल्जिंग फॉन्टेनल आपको देखने को मिलेगा। देखिए ए बल्जिंग फॉन्टेनल ऑफन्स इंडिकेट द बेबी हैज़ हाइड्रोसिपेलस, यानी कहने का मतलब ये है कि बल्जिंग फॉन्टेनल अगर किसी को हो रखा है तो उसी के अंदर वीपी सेंट लगाएंगे क्योंकि उसको हाइड्रोसिपेलस हुआ है। नेक्स्ट है हाइड्रोसिपेलस कॉजेज फ्लूइड अकोमोडेशन इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स विच आर स्पेस कंटेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि वो स्पेस जहाँ पे सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो सीएसएफ है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस टर्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफिलस। ऑब्स्ट्रक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीपी संट माल फंक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वीपी संट के माल फंक्शन का। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वीपीएस माल फंक्शन, अगर जो वीपी संट लगा हुआ है उसके माल फंक्शन का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इन्फेक्शन, पहला क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनजी ट्यूब आर डिस्कार्डेड इन विच टाइप ऑफ बैग, बैग है यहाँ पे बेड नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यानी कौन से बैग के अंदर एनजी ट्यूब्स को डिस्कार्ड किया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, रेड बैग। और मैं आपको बता दूं BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आप अच्छे से पढ़ के जाना, 3-4 क्वेश्चंस आपको 100% यहाँ से मिलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एडमिनिस्टर मैनिटोल प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और उसमें मैनिटोल उस पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, वहाँ पे एज ए नर्स आप क्या करेंगे, यानी वहाँ पे क्या आपका नर्सिंग फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना था मॉनिटर यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर आपको करते रहना है। ओके, ये काम आपको वहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GERD किसी पर्सन को हो रखा है और वहाँ पे आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, ये भी आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था हेड इज एलिवेटेड टू द बेड, बेड से हेड को थोड़ा सा एलिवेट रखना है। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं सेमी फॉलोर या फिर फॉलोर पोजीशन उस पेशेंट को देनी है ताकि रीगर्जिटेशन उसको ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डोमिनल पेल, एब्डोमिनल टायर्डनेस एंड कॉन्स्टिपेशन आर कॉमनली सीन इन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपको सिम्टम्स दिए गए थे और ये मोस्टली कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन में होता है, डायबिटिकुलाइटिस में। मेनली ये डायबिटिकुलाइटिस में ही देखने को मिलती है। देखिए कुछ साइन सिम्टम और देख लेते हैं इसके बारे में। डायबिटिकुलाइटिस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पेन विच में भी कंस्टेंट एंड परसिस्ट टू द सेवरल डेज, यानी कि ये एक जगह कंस्टेंट भी हो सकता है और ये परसिस्ट सेवरल डेज, यानी कि एक दिन के लिए भी हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। पेन होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो रखा है। नेक्स्ट है द लोअर लेफ्ट साइड टू द एब्डोमेन इज द यूजुअल साइट ऑफ द पेन, जो लोअर लेफ्ट साइड है एब्डोमेन की वहाँ पे मोस्टली ये पेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये तो होता ही है। नेक्स्ट है फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस भी होगी किस कंडीशन में, डायबिटिकुलाइटिस में। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी होगी। नेक्स्ट है लेस कॉमनली, और लेस कॉमनली मतलब कम भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के अंदर होगा। तो ये जो सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए थे ये डायबिटिकुलाइटिस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन आर प्रेजेंट एट 31 वीक ऑफ प्रेगनेंसी वोट इंडिकेट, जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है अगर वो वैल्यू आपको इंडिकेट होती है 31 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, तो वो किसको इंडिकेट करती है, तो आपको आंसर करना है प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सक्शन प्रेशर इन चिल्ड्रंस, या फिर बच्चों के अंदर जो सक्शन प्रेशर रखा जाता है वो कितना क्या रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है 100 to 120। ये 100 to 120 जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सक्शन प्रेशर रखा जाता है। न्यूनेट्स की बात करें तो 60 to 80, और जो इन्फेंट्स है वो उनके अंदर 80 to 100। नेक्स्ट एडल्ट, तो उन एडल्ट के अंदर होता है 100 to 150। तो ये कुछ सक्शन प्रेशर है जो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, ये आपको याद करनी ही करनी है। यहाँ से फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सक्शन प्रेशर करते टाइम, मतलब सक्शन किया जाता है उसमें कितना क्या टाइम रखा जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 10 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड, लेकिन 10 सेकंड के अंदर अंदर सक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं किया जाता। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा होता है लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 ईयर ओल्ड वुमेन, कितने भी पुरानी महिला हो चाहे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखिए कंप्लेन क्या उसकी, एक कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ये कंप्लेन वो महिला कर रही है। व्हाट इज द नर्स नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, एज ए नर्स आप नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है पेप स्मीयर, यानी कि अगर कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस महिला का पेप स्मीयर कीजिए ताकि पता चल सके कि इसको कहीं कैंसर तो नहीं हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लेफ्ट लिप बेबी आफ्टर द सर्जरी नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन। देखिए क्लेफ्ट लिप बेबी है, उसकी अभी भी सर्जरी हुई है, तो एज ए नर्स वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर कौन सा एक्शन वहाँ पे आप लेंगे, या फिर क्या आप वहाँ पे काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको आंसर करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे मेंटेन द एयरवे, एयरवे आपको मेंटेन करना है क्योंकि उसकी क्लेफ्ट लिप की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, तो बच्चे का एयरवे जो है वो आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले एयरवे को प्रायोरिटी देनी है, ध्यान रखना सबसे पहले एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर नीडेड टू द एलर्जी टेस्ट एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि एलर्जी टेस्ट सभी एंटीबायोटिक्स के लिए की जाती है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के लिए एलर्जी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो आपको 3 ऑप्शंस दिए गए थे उनके लिए एलर्जी टेस्ट करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए LSCS यानी कि पोस्ट LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml विद इन 24 आवर्स कैन इंडिकेट। कहने का मतलब ये है कि एक महिला है जिसका LSCS हुआ है, कौन सा,
पोस्ट LSCS। अब देखिए यहाँ पे LSCS उस महिला में हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ये बताया गया कि 24 घंटे के अंदर उसका जो यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से कम है। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ओलिग्यूरिया को। किसको? ओलिग्यूरिया को। अगर आपको पूछे जाए एन्यूरिया, क्या? एन्यूरिया, तो फिर आपको आंसर में करना है लेस देन 100 ml। लेस देन 100 ml अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, तो आपको वो टर्म बतानी है एन्यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टिव रिकेट्स अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो रिफ्रैक्टिव रिकेट्स है वो किसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट डेज इज द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा सेट। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना मॉड। जो मॉड वैल्यू है वो क्या होती है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी जो भी डाटा सेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या होती है मॉड। ये डेफिनेशन भी आपको पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आशा एज स्टैंड फॉर। आशा के अंदर ए का जो मतलब वो आपको पूछा गया था। अब यहाँ पे 2 ए है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आपको दिया गया था एक्रीडिएटेड। नोट, यहाँ पे आपको एक्टिविस्ट ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, तो आप एक्टिविस्ट तो कर ही नहीं सकते, आपको करना था एक्रीडिएटेड। अगर आपको आशा से ए का मतलब पूछा जाता है तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो एक्रीडिटेड मिलेगा या फिर एक्टिविस्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था एक्रीडिटेड। आशा का मतलब होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है, डेज फीवर विथ डेली फ्लक्चुएशंस एक्सीडिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बट एट नो टाइम टचेज नॉर्मल। यानी कि दिन में जो बुखार होती है वो कौन सी फीवर है जिसमें 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ तो जाता है लेकिन वो वापस नॉर्मल नहीं आता। नहीं, वापस नॉर्मल नहीं आएगा, तो वो कौन से टाइप का बुखार होती है? वो होती है रिमिटेंट फीवर। ओके, देखिए रिमिटेंट एक होता है रिमिटेंट, एक होता है इंटरमिटेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, चाहे आपको रिमिटेंट का पूछा गया हो या फिर इंटरमिटेंट का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था नॉर्थ सेट 2020 के सेकंड शिफ्ट में। देखिए, इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है intermittent fever is type of pattern of in which fever in which there is an interval their temperature is elevated for several hours followed by an interval when temperature drops back to normal। यानी कि इंटरमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कुछ घंटों के लिए बढ़ तो जाता है लेकिन वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मतलब टेम्परेचर जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 38 डिग्री हो गया, 39 डिग्री हो गया, लेकिन ये कुछ घंटों के लिए, जैसे 2 घंटे के लिए हो गया, 3 घंटे के लिए हो गया, कैसे भी मान लीजिए, अब वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये तो होता है इंटरमिटेंट फीवर। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ ही है, तो वो क्या कहलाती है? रिमिटेंट फीवर। दोनों के अंदर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रिमिटेंट में जो टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ ही रहेगा, इंटरमीडिएट के अंदर वो वापस नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एग्रेसिव पेशेंट ऑल द नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म एक्सेप्ट। यानी कि जो एग्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सभी नर्सिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, कुछ छोड़कर। तो वहाँ पे आपको आंसर करना था क्लोज कॉन्टैक्ट। एग्रेसिव पेशेंट जो भी होते हैं उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। क्लोज कॉन्टैक्ट तो आपको कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट हो उससे रखना ही नहीं है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। यानी क्लोज कॉन्टैक्ट आप रखेंगे तो आपको चाटा भी जड़ सकता है, आपको चाकू भी मार सकता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी वो कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ओके, क्योंकि उनके पास राइट्स होते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्लोज कॉन्टैक्ट कोई भी साइकेट्रिक पर्सन हो उनसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। और पेशेंट कौन सा है अभी? तो यहाँ पे एग्रेसिव पेशेंट, तो इनसे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। बाकी आप सभी काम कर सकते हैं, जैसे कि दिस कैन जैसे कि आप कम्युनिकेशन उनसे कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन उन पेशेंट्स के साथ रख सकते हैं, असेसमेंट उन पेशेंट का आप कर सकते हैं, एक्शन एंड सेफ्टी मेंटेनेंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म टू पेशेंट। यानी कि आप कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं लेकिन इतना भी उनके राइट्स जो है उनकी विपरीत आप नहीं ले सकते। सेफ्टी आप अपनी मेंटेनेंस रख सकते हैं ताकि पेशेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं हो और आपके लिए भी वो पेशेंट हार्मफुल नहीं हो। केयर गिवर्स एज वेल एज द यूज ऑफ रेस्टेंट्स एंड सेक्लूजन्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन पेशेंट्स को रिस्टेंट भी कर सकते हैं या सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब यही होता है कि रिस्टेंट करना, उनको एक जगह बांध देना या फिर उनको एक अलग ही कमरे के अंदर रख लेना। ओके, नेक्स्ट है पावर एनालिसिस आर यूज्ड फॉर। पावर एनालिसिस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस में यूज होती है। तो दोस्तों ये जो पावर एनालिसिस है वो किस में यूज होती है? एस्टिमेट द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसकी मिनिमम सैंपल साइज के लिए ज़रूरी होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए पावर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट इंडिकेट द इनफिल्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन अलग ही टाइप से आपको पूछा गया था कि इनफिल्ट्रेशन
इन्फिल्ट्रेशन तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यानी 4-5 लाइन का, और वहाँ पे आपको मतलब जो साइन सिम्टम वो आपको दिए गए थे। कौन कौन से साइन सिम्टम आपको दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द साइन सिम्टम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूड इन्फ्लामेशन एट द नियर द इंसर्शन साइट, व्हेन swollen, पेन, ब्लेंचिंग एंड कूलनेस ऑफ द स्किन। जो दो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इन्फिल्ट्रेशन का और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया गया था, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये आपको दी गई थी। साथ में आपको कूलनेस ऑफ स्किन ऑप्शन भी दिया गया था। जो आईवी साइट है वो कूलनेस ऑफ स्किन, वहाँ पे मतलब जो स्किन है वो ठंडी आपको दिखाई देगी, या फिर मतलब आप जब टच करेंगे तो आपको ठंडी वो महसूस होगी। तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करती है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आपको आंसर करना था इन्फिल्ट्रेशन। वेट ड्रेसिंग, ड्रेसिंग भी कैसी हो जाएगी, वेट। नेक्स्ट देखिए, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, वो फटाफट देख लेते हैं। थर्ड प्लेनेट नियर द सन, जो सूरज है उसके जस्ट तीसरे नंबर का, जो मतलब उसके पास में जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है अर्थ, पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथर्न मोस्ट स्टेट, यानी कि जो दक्षिण में मोस्टली जो स्टेट है वो कौन सा है, ये आपको पूछा गया था। वो आपको आंसर करना था तमिलनाडु। फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टार्ट इन विच कंट्री, यानी कौन से देश के अंदर पहली बुलेट ट्रेन चलाई गई थी, तो आपको आंसर करना है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको आंसर करना था रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, राफेल मेड इन विच कंट्री, जो कौन सी कंट्री है वहाँ पे जो राफेल है वो बनाए गए थे, वो कौन सी कंट्री है, फ्रांस। फ्रांस देश के अंदर राफेल बने थे। नेक्स्ट, वाटर फॉर्मूला, जल का आपको फॉर्मूला पूछा गया था, H2O2, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर पूछा गया था कि भारत की कौन सी वो स्टेट है या फिर कौन सी वो सिटी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी है, बैंगलोर। नेक्स्ट, हु गेव द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय जनगण मतलब राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल जो एंथम है वो भारत के अंदर जो लाया गया था, या कौन से रचयिता के द्वारा ये रचा गया था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आपको आंसर करना था रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप रीजनिंग पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है, 1 2 4 7 11। अब आगे आपको करना था 16। देखिए, एक के बाद है 2, उसके बाद में मतलब एक के बाद +1, फिर +2 का, +3 का, फिर +4 का, इस प्रकार से मतलब इनके बीच में गैप है। तो आप 11 के अंदर +5 ऐड कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था 16। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कैमरा को लेकर, कि कैमरा से रिलेटेड है, किससे, कैमरा से रिलेटेड है। जो आप फोटो वगैरह लेते हैं अपने फ़ोन से, जो कैमरा से, वो उस कैमरा से क्या रिलेटेड है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो वहाँ पे आपको आंसर में दिए गए थे मेगाबाइट, मेगापिक्सल, MP, MB, GB, इस प्रकार से मतलब ऑप्शंस दिए गए थे। आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था मेगा पिक्सल। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बच गए थे सेकंड शिफ्ट से। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर फिर से, और कुछ जो एम्स के पेपर्स है वो भी हम फास्टली डिस्कस करेंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे आपको बता दूंगा। और कुछ जो आपने एक पार्ट देखा होगा जिसमें बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन विच कंट्री, डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया गया। इस प्रकार से आपको वीडियोज़ मिलेंगे, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। दोस्तों आप उन्हें तैयार कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।